ह्यूज फैन ऑफ योर्स, हमेशा आपको वॉच करता हूँ एंड ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूँ। यू हैव डन मैनी गुड थिंग्स फॉर पाकिस्तान। मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है कि मैं अमेरिका की ना सिर्फ एक बल्कि 3 सदूर के साथ रिलेशनशिप में था। पीर साहब की कहते वो कहते तेरे सिर्फ शुरू के 40 साल ਜਿਹੜੇ ना वो तकलीफ है। उन्हें कहते 40 साल तो बाद वो कहता उस तो बाद तो अनादत पै जाएगी भुख। अगर आपको इनके साथ डिसएग्रीमेंट है तो फ्लाइटें तो उड़ रही हैं सुबह शाम। आपको किसने कहा कि तुम रहो इतने? आज अगर मंडी बहाउद्दीन से किसी थाने का मुहर्रर आ जाए शाम को 300 बंदा इकट्ठा हो जाता है, क्यों? ये भी बता दे। यहाँ पे चला चला के टैक्सियां, लिमोजिन, कोठी बनानी पीछे, फिर उत्थे ही चाचे दे पुत्रा ने कब्जा कर लेना, फिर उत्थे ही थाने ने तो चाहिए कि थाने तो जाके तो कब्जा छुड़ाए। अस्सलाम वालेकुम जी, जब भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात होगी, पाकिस्तान का कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा सिलसिला, ऐसी न्यूज़ जिसका अमेरिका से कोई ताल्लुक होगा, तो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है साजिद तारड़ साहब, इनका जिक्र ज़रूर होगा। चाहे वो ईरान के मामलात हों, चाहे वो पाकिस्तान के किसी और के साथ मामलात हों, पाकिस्तान और अमेरिका का आपस का कोई मामला हो, हमेशा इनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने में। अमेरिका में भी माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छी साख है, बिजनेस के हवाले से भी वो भी बात होगी, इनकी प्रोफाइल पे भी बात होगी, और जो मामलात हैं, करंट जो सिचुएशन चली है पाकिस्तान अमेरिका की, उस पर भी बात होगी। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। आप सब मेरे लिए बड़ा अच्छा, मेरे लिए बल्कि आप बरकतें लेकर आए मेरीलैंड में। I'm huge fan of yours, हमेशा आपको वॉच करता हूँ एंड ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूँ। यू हैव डन मैनी गुड थिंग्स फॉर पाकिस्तान एज वेल। सर थैंक यू, माय प्लेजर, ऑनर फॉर मी। सर सबसे पहले हमें आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, और क्या तब से ही आपके प्लान थे आज माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं, या ये बस एक ज़िंदगी का सिलसिला था और साथ साथ चल गया? मैं आई वॉज वेरी प्रिविलेज्ड, और मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत था कि मैं एक पाकिस्तान का छोटा सा शहर है मंडी बहाउद्दीन, वहाँ पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब जो थे वो वकील थे, 1950s में वो लॉ स्कूल गए। मेरी वालदा हेड मिस्ट्रेस थी और मेरा रोल, दोनों मेरे रोल मॉडल। उन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझे पाला, और बिलखसूस तालीम के हवाले से और वैल्यूज़ के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तानी पंजाबी वैल्यूज़ हों, चाहे वो एक मुसलमान के तौर पे और एक इंसान के तौर पे। तो मैं समझता हूँ आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि उन्होंने बड़ी मेहनत से, और मैं छोटा था, मेरी वालदा ने बहुत मेहनत से मुझे पाला, और फिर उसके बाद 17 साल यहाँ अमेरिका में मेरे पास रही। मैं एक आपके देखने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे खुदा रसूल के बाद अपनी वालदा से इश्क था। मैं दिल खोल के उनकी खिदमत करता रहा उनके आखिरी दिन तक, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं समझता हूँ उनकी दुआएं हैं, अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। आई एम सीरियसली ब्लेस्ड पर्सन कि अल्लाह ताला ने मुझे जो भी ख्वाहिश ज़िंदगी में की है उसने पूरी की। माशाल्लाह आपकी फैमिली में लॉयर्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह। तो आपकी जो अपनी तालीम थी लॉ की, वो आपकी अमेरिका से थी या पाकिस्तान से थी? मेरी डिग्री पहली LLB है, और दूसरी मेरी लॉ की डिग्री जो है LLM वो यहाँ से है। मेरे वालिद साहब वकील थे, मेरे बड़े भाई जो थे वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के LLB ऑनर्स के पहले बैच के थे। उसके बाद मैं खुद लॉ स्कूल, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया। उस वक्त प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे लॉ स्कूल। और दूसरा ये कि मेरी फैमिली में इस वक्त तकरीबन 20 से 25 मेरे जो नेफ्यूज़, अंकल्स सारे वकील हैं, और बिलखसूस इस वक्त मैं बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब जो कि ना सिर्फ एक अच्छे जूरिस्ट हैं, अच्छे वकील हैं, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर भी हैं, वो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। लॉ आपने कब किया था? मैंने 1988 में लॉ किया। 1988 में? अच्छा, मैं 1988 में पैदा हुआ था माशाल्लाह, और उधर ही रहता था माशाल्लाह, क्योंकि मेरे फादर इमाम मस्जिद थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो 1985 से अभी चंद हफ्ते पहले उनकी डेथ हुई, अल्लाह को प्यारे हो गया। तो आखिरी वक्त तक अभी वो सर्विस में थे। माशाल्लाह। अच्छा, उस वक्त आप लॉ कर रहे थे और मैं वहाँ पे कहीं अम्मी अब्बू के साथ जाता हूँ, मुझे उठा के जाता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं आपके अमेरिका के सफ़र पे। कब आप यहाँ आए, और फिर उसके बाद यहाँ के आपने जो सियासत में कदम रखा वो कब और कैसे था? देखिए, एक तो मैं पहले तो बताऊंगा कि मैं फ़ौरन एक दफ़ा मैं बल्कि जब लॉ का स्टूडेंट था तब आया, फिर उसके बाद फ़ौरन मैं आया और मैंने यहाँ पे आके अपना स्टेटस चेंज करके स्टूडेंट स्टेटस कराया। उसमें अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैंने LLM तो लेटर ऑन फिनिश किया, क्योंकि पहली दफ़ा मैंने आके LLM को दरमियान में छोड़ा, बिज़नेस में चला गया। मैं बल्कि अभी मैं जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि आई बिलोंग टू वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी ब्लेस्ड फैमिली। मुझे वालिद साहब ने $75,000 मुझे दिया 1988 में टू स्टार्ट अ बिज़नेस हेयर। तो मैंने अपना पहला गैस स्टेशन 1988 में ख़रीदा यहाँ पे बाल्टीमोर एरिया में। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न आई केम टू बाल्टीमोर। और उसके बाद सियासत की मैं बात बताता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि मैं यहाँ पे एक लोकल लॉ स्कूल में गया। लोकल लॉ स्कूल में जाने की वजह ये बताना चाहूँगा, दुनिया की आज भी
तकरीबन ज़्यादा असम्बलियों के अंदर, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अंदर वकील होते हैं, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और फिर उसके बाद मैं खुद एक सियासी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था। मेरे जो दादा थे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता था, वो 14 साल उसके वाइस चेयरमैन रहे। मेरी फैमिली के दो, मेरे ताया और मेरे दादा जो थे, दोनों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर रहे हैं, जो कि एक बड़ा ऑनर होता था, बड़ा एक रैकेट था उस एरिया में। और फिर मेरे वालिद साहब भी कंटेस्ट करते थे इलेक्शन। सो आई ग्रू अप लिसनिंग टू पीपल, मीटिंग दैम एंड वर्किंग, हेल्पिंग दैम। तो ये सारी चीज़ें देख कर आया। और फिर उसके बाद जब यहाँ लॉ स्कूल में गया तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं कई गवर्नर्स के साथ लॉ स्कूल, मेरे क्लासमेट थे, उनकी बीवियाँ मेरी क्लासमेट्स थी। मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है कि मैं अमेरिका की ना सिर्फ एक बल्कि 3 सदूर के साथ रिलेशनशिप में था। उनके साथ मेरी एक्सेस थी। तो मेरा लर्निंग प्रोसेस बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर ऑलमोस्ट 25-30 साल से। अभी थोड़ा सा आते हैं मौजूदा सूरत हाल पे, उसके बाद फिर कुछ प्रोफाइल के वास्ते बात करेंगे। मौजूदा जो सूरत हाल, ईरान और अमेरिका के जो मामला थे, उसमें पाकिस्तान का जो एक बड़ा बेहतरीन रोल रहा, और उसके अंदर माशाल्लाह जब हमने देखा कि चीफ साहब भी यहाँ आए तो आप भी उनके साथ थे, काफ़ी जगहों पे आगे, और यहाँ से भी आप मामला देख रहे थे। इसका इस वक्त आपकी नज़र में पाकिस्तान का स्टेटस दुनिया में आपको क्या नज़र आ रहा है और फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? देखें, पाकिस्तान के अंदर हर खूबी मौजूद है, सिर्फ चैनलाइज नहीं, लीडरशिप की ज़रूरत थी। और सबसे पहले वो लीडरशिप प्रोवाइड की हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने। अब मैं बताना चाहूँगा किस तरह। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जमहूरियत के डिफरेंट मॉडल आप देख लें, कहीं पे 2 पार्टी सिस्टम है, कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। और ख़ासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे तालीम का फुकदान है, वहाँ पे जमहूरियत की बिल्कुल सूरत हाल अलग होती है। जिस तरह आप इस वक्त भारत की मिसाल दूंगा, एक डिक्टेटर लाइक माइंड सेट है वहाँ पे। अब इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ तजर्बे होते रहे। इस वक्त पाकिस्तान की 3 सियासी पार्टियां हैं, तीनों की तीनों इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी ज़रूरत, पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत इसलिए थी, उसकी वजह यह है जब पाकिस्तान बना तो साथ एक बहुत बड़ा कंट्री था जो कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से उसको मसले मसाइल थे। तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान को सर्वाइव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उस पर मैं करंट सिचुएशन पे ये बताना चाहूँगा कि एक तो आप देखें कि जब हमारे पड़ोसी कंट्री, जिनका इरादा ये था कि पाकिस्तान को गज़ा की तरह आके वहाँ पे जो एक न्यू नॉर्मल बन चुका था, हमेशा वो किसी को भी ब्लेम करते हैं और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन इस दफ़ा स्टीयरिंग व्हील पे सैयद आसिम मुनीर थे और नए पाकिस्तान का स्टार्ट 9 मई से हुआ, जब उनके तैयारे राइफल गिराए गए, जब उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो पूरी कौम ने ये देखा है कि जंगें जज्बों से होती हैं, हथियारों से नहीं होती। तो वो जो एक सफ़र 9 मई से शुरू हुआ है, 9 मई एग्जैक्टली एज इम्पॉर्टेंट लाइक 14 अगस्त। और उस दिन जो नए पाकिस्तान का आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान के लिए सारी दुनिया के दरवाजे खुले। आपने जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज ने मुख्तलिफ सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया, अमेरिकन सिस्टम को, चाइनीज़ सिस्टम्स को, और फिर बताया कि जज्बे किस तरह होते हैं। और फिर आपने देखा है कि उसके बाद आप पाकिस्तान की, अब मैं बल्कि ये कुछ चीज़ें कोट भी करना चाहूँगा अपने फील्ड मार्शल साहब की, बल्कि हमारे फील्ड मार्शल इस वक्त नॉट अ फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ अ फील्ड मार्शल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से अभी तक रोक रखा है। अब उसमें ये कहना चाहूँगा कि जब फील्ड मार्शल यहाँ पे आए, उनका पहला जो दौरा था वो वाशिंगटन DC के था। उसके बाद मैं उनके साथ टेम्पा फ्लोरिडा में गया, तो वहाँ पे डायस्पोरा के साथ डायलॉग में उन्होंने ये कहा कि हमने तरक्की करनी ही करनी है, अब किस स्पीड से करनी है ये हमने खुद तयन करना है। और दूसरी बात उन्होंने वहाँ पे कही, मैं हैरान था इस बात पे, वो कहते थे कि आने वाले दिनों में लोग, दूसरे ममालिक हमसे सफारतकारी सीखा करेंगे। आज आप देखें, उन 190 कंट्रीज मौजूद हैं पूरी दुनिया में, या 195 हैं, उनमें वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो सलाहियत रखता है रियाज, बीजिंग, तेहरान और वाशिंगटन DC को एक टेबल पे बिठा रखा है। इसका मतलब ये है कि 4 जो कंट्रीज उस खित्ते में इन्वॉल्व हैं, उनकी सील ऑफ अप्रूवल जो है वो पाकिस्तान के पास एतमाद है। इस वक्त तकरीबन 10 कंट्रीज वहाँ से, जिसमें तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और कई ममालिक हैं, जिनका एक अलायंस है और उसको लीड पाकिस्तान कर रहा है, और उसको ऑब्जर्व जो है वो चाइना कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ट्रांसफॉर्मेशन, एक बुनियानुल मरसूस एक जंग से निकल के दुनिया की तीसरी जंग को रोकना, दुनिया में एक एज ए पीस ब्रोकर आना, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है।
और मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान का एक ताबनाक फ्यूचर मौजूद है। किस वजह से? दुनिया में हमारे फील्ड मार्शल साहब ने मिलिट्री डिप्लोमेसी को एक नई शक्ल में मुतारफ कराया। उन्होंने पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्ट को एज ए प्रोडक्ट लेके निकले। आपने सऊदी अरेबिया से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है। आज की अगर बात की जाए तो आप आज लीबिया के 2 जो टुकड़े हो चुके हैं उनकी सुलह करा रहे हैं। सूडान को आप गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो नया आगाज हुआ है कि आने वाले दिनों में उनकी ब्यूरोक्रेसी आके पाकिस्तान से ट्रेनिंग लिया करेगी। फिर उसके बाद आप देखें कि आप अब जीसीसी कंट्रीज के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट किया गया पाकिस्तान उसको फिल करेगा। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है खासकर डिफेंस, उसके ज़रिए पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा। हमारी तरक्की, जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि इट्स अप टू अस हाउ टू डिटरमिन व्हाट द स्पीड इज। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंतहाई अहम मुझे आप बताइएगा कि ये सारे जो मामलात हो रहे हैं, इस पे एक लोगों का सवाल होता है कि इस पे आम पाकिस्तानी का क्या फ़ायदा होगा। ये तो चले हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें ना, एक आम पाकिस्तानी साहिवाल में, बहावलपुर में रहने वाले, उसको फ्यूचर में, और इसी के साथ मैं रिलेट करूंगा कि जिस तरह जापान है, कोरिया है, वहाँ पे लेबर पाकिस्तान से जाती है ऑफिशियली, इस तरह का भी आप कुछ कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कल को बहुत अच्छी लेबर या यहाँ पे जिससे आम आदमी का फ़ायदा हो सके? सबसे पहले तो मैं देखें फ़ायदा, सबसे पहले ये देखें कि आपकी जो रिप्यूट दुनिया में चेंज वो चेंज किस तरह हुई। मोदी लेगेसी, आपके पड़ोसी मुल्क की टोटल लेगेसी इस चीज़ पे खड़ी है कि आपको आइसोलेट करना है, आपको एक दहशतगर्द कंट्री करार दिलवाना है, आपको फैटअप से दूर रखना है, आपको IMF से दूर रखना है। सबसे पहले तो उनकी ये इंटेंशन है, उसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। चलें उस चीज़ को भी साइड पे रखें कि आपकी गुडविल आज क्या बन चुकी है। आप दहशतगर्दी से निकल के दुनिया के पीस ब्रोकर आज बन रहे हैं। आप, जिस तरह मैंने कहा है कि आज लीबिया के 2 टुकड़ों को भी आप जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। चले उसको भी साइड रखते हैं। मटीरियलिस्टिकली ईरान की एक मिसाल लेते हैं। ईरान से आप सस्ता तेल लेंगे, आपकी वहां से गैस पाइपलाइन बनेगी, आपके हुनरमंद वहां जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं बताना चाहूंगा, कलभूषण भाईजान जो थे वो चाबहार से आए थे, वो बलूचिस्तान से आए थे। इस वक्त BLA की सारी सपोर्ट कहां से आती है? ईरान से आती थी, अफगानिस्तान से आ रही है। BLA चौक होगी तो सुकून आएगा, बलूचिस्तान में अमन आएगा, इस बलूचिस्तान तरक्की करेगा। ये तो सिर्फ उसका एक फायदा बता रहा हूं। मिलिट्री डिप्लोमेसी की जिस तरह मैं बात कर रहा था कि GCC कंट्रीज दे आर लुकिंग अप टू पाकिस्तान नाउ। अब नया अलायंस जो है, बल्कि एक मुस्लिम नेटो की बात हो रही है जिसमें टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया होगा। तो आप देखें कि पाकिस्तान का फ्यूचर किस डायरेक्शन पे जाए। अच्छा, यहाँ पे आप इतना टाइम देते हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, फिर ये सेंटर ऑफ सोशल चेंज ये भी चला रहे हैं सब कुछ, इसके अलावा आपको टाइम निकलता है कुछ अपने आप के लिए, कोई गेम वगैरह के लिए या कोई इंटरटेनमेंट के लिए, ऐसे भी कोई शौक हैं आपको? देखें, शौक मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ, जब फर्स्ट जनरेशन जब आप आते हैं, आप जब ख्वाब लेकर आते हैं, आप अमेरिकन ड्रीम खरीदते हैं, 2 चीज़ें आपके सामने होती हैं कि आप अपनी औलाद के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। आप ख्वाब से जाते हैं आंखों में। मैंने शुरू के 10 साल 7 दिन काम करता रहा हूँ और 16 घंटे काम करता रहा हूँ। उसके बाद आज नाल तो एक छोटा जिहा लतीफा भी सुना देना ऐसे वाले नाल। वो किसी ने पूछा, यार तू कित्थे? कहंदा यार एक पीर साहब को जा रहा सा। कहंदे क्यों? कहंदा यार भुख मारी, गुरबत है ओदी वजह तो उसने आगे से पूछा पीर साहब की कहंदे ने? वो कहंदे तेरे सिर्फ शुरू के 40 साल जेडे ना वो तकलीफ है। उन्हें कहते 40 साल तो बाद, वो कहंदा उस तो बाद तो आदत पै जाएगी भुख दी। हुण मैं आया 10 साल जब मैंने 7 दिन काम किया है, अब आदत बन चुकी है कि मैंने काम 7 दिन करना है। अब सिचुएशन ये है कि अगर मैं परेशान ना हूं तो ये भी परेशानी है। तो अब ये सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो बात कहूंगा कि मेरे अल्लाह ताला ने बड़ी रहमतें की मुझ पे, बड़ी रहमतें। मेरी बच्ची 27 साल, सबसे बड़ी बच्ची 27 साल में उसने PhD की इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग, और तीनों की तीनों डिग्रियां उसकी जो हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन से हैं, और वो एक बहुत बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करती है, हाईली क्लासिफाइड। मेरा बच्चा जो है लड़का, वो मेरी तरह उसने कहा कि डैडी आई फील दैट लॉ इज इन माई ब्लड, तो ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, पर्सनल इंजरी वकील है वो। और दूसरी बच्ची जो है वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह शी इज स्टडिंग सिस्टम्स इंजीनियरिंग एट जॉर्ज वाशिंगटन। माशाल्लाह। अपने बारे में भी बताइए ना कि आपके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम स्ट्रीम है आपके, वो क्या पहले क्या थे और अब मेन बिजनेस आपके क्या है? देखें, 2 चीज़ें हैं। जिस तरह मैंने मेहनत आपको बताई, मेरा अभी मेरे पास बड़ी जल्दी, मैं 23 साल की उम्र में आया था, और मेरे ख्याल में 35-37 साल की एज तक मैं अपने एक बिजनेस जो मेरा अर्ली था, मेरे पास गैस स्टेशन थे यहाँ पे, मेरे पास तकरीबन 23-24 लोकेशनें यहाँ पे थी,
और 5 लोकेशंस मेरे पास नॉर्थ कैरोलिना में थी। मैंने 20 साल उस काम को किया और उसके बाद इस काम में जब मैं आया हूँ तो ये मैं समझता हूँ कि वॉज गॉड हु चेंज माई डायरेक्शन। ये काम भी है और इबादत भी है जो मैं कर रहा हूँ। ये हेल्थ केयर बिजनेस है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो आर्टिज्म है और डिमेंशिया है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहा जाता है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। तो जो लोग डेवलपमेंटली डिसेबल होते हैं, दैट इज़ माई बिजनेस, फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट दोनों। और मैं इसमें मुसलसल और यकीन करें कि मैं बल्कि एक और भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी में आज तक पैसा मैंने खुदा से दुआओं में भी नहीं मांगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज भी कि अच्छा इंसान बनूँ, और मेरे ख्याल में अगर आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, मनी एंड फेम कम्स विद इट। तो दिस इज़ व्हाट माय लाइफस्टाइल इज़। आज मनी इज़ नॉट माय प्रायोरिटी, ह्यूमैनिटी बीइंग अच्छा इंसान इज़ अ प्रायोरिटी। एक्सीलेंट। आपकी प्रेसिडेंट ट्रम्प से और पहले भी जो प्रेसिडेंट्स उनसे अच्छी मुलाकातें हों, बल्कि एडवाइजरी बोर्ड में भी आप रहे, सारी चीज़ें रही। तो अभी आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में कोई ऐसे चांसेस हैं कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को पाकिस्तान जाएंगे मामलात में, या अच्छा? देखें, 2 चीज़ें, मैं हफ्ते में 1 दिन वॉशिंगटन डीसी गुजारता हूँ और दूसरा मैं वहाँ पे रिपब्लिकन क्लब है हमारा वहाँ पे, जिसको कैपिटल हिल क्लब कहा जाता है। मेरे पास उसकी मेंबरशिप है। मैं वहाँ जाके सोशलाइज करता हूँ लेजिस्लेटर्स के साथ। आज से तकरीबन 1 महीना डेढ़ पहले तक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लान था प्रेसिडेंट ट्रम्प का खुद जाना और इसको एज ए विक्ट्री इसको सेलिब्रेट करना और इसको मिड टर्म में इस्तेमाल करना और द डील ऑफ द सेंचुरी। दिस वाज एग्जैक्टली इसका नाम जो आ रहा था, डील ऑफ द सेंचुरी। लेकिन देखें, अनप्रडिक्टेबल चीज़ें आप कर नहीं सकते। हालात दुनिया के मुख्तलिफ खिते, एक जो इस वक्त इस्लामाबाद अकॉर्ड है उसके साथ कई चीज़ें कंटीजेंट हैं। लेबनान की सिचुएशन कंटीजेंट है, गजा उसके साथ है और कई स्पॉयलर्स मौजूद हैं इसके अंदर। इस वक्त कई कंट्रीज और कई ऐसे ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं हरमूज की वजह से, तो वो एज ए स्पॉयलर उसमें आते हैं। वो चीज़ चेंज हुई। अब मैं जो आज की बात करना चाहूँगा, 11 जुलाई को फिर जो स्टेज सज रहा है वो मेरे वतन अजीज़ में होगा। फिर दोबारा बात होगी और फिर अभी भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि JD वैंस, और देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आने वाले 30 से 45 डेज अनदर बिग पर्सनैलिटी, यू नेवर नो अबाउट द प्रेसिडेंट ट्रम्प, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज ओन। कोई अभी भी कहा जा सकता है कि ही मे गो देयर हिमसेल्फ। एक्सीलेंट। अच्छा, आपके बारे में ये भी काफ़ी है कि आपके इंडिया में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे या हैं या जो भी है, ये मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सेम टाइम पे इधर से पाकिस्तान आर्मी के करीब होना और उधर से इंडिया में भी होना, क्या ये पॉसिबल है और ट्रस्ट कर लेते हैं ये वाले या वो वाले आपके ऊपर? मैं समझता हूँ कि मेरे इस वक्त अगर देखा जाए तो 3 जगहों पे मेरे आई हैव अ बिग फाइल्स इन 3 प्लेसेस। ना सिर्फ भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और फिर अमेरिका के अंदर। लेकिन खूबसूरती इस चीज़ की है कि मैं सारी एजेंसियां, इन्हें ये पता है कि I'm a harmless person। मैं किसी के साथ भी मैं बैड मैलिस इंटेंशंस नहीं रखता। नंबर 1, देखिए इस वक्त भारत इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। मैं बड़ा क्रिटिकल था बल्कि डिवीजन पे 1947 पे मैं बड़ा कि हमने क्या हासिल किया पाकिस्तान बना के। और आज मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, यार कि तुम किस किस्म के वेजिटेरियन हो, जो तुम किस किस्म का सनातन धर्म प्रैक्टिस करते हो, तुम चिकन तो नहीं खाना चाहते, तुम आपको एक मुर्गी की जान तो प्यारी है, लेकिन मेरा खून देखना चाहते हैं। मेरे वतन अजीज़ को आप तहस नहस करना क्या इरादा आपका? तो आई हैव चेंज माई ओपिनियन। अखंड भारत का आइडियालॉजी आई डिसएग्री। और दूसरा उसमें खासकर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान से मेरा बिल्कुल ऐसा ही एक रिश्ता है जैसे एक बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं भारत में भी जाता हूँ, भारतीय दोस्तों के साथ बैठता हूँ, उन्हें पता है कि आई एम क्रेजी अबाउट माई पाकिस्तान, सो दे डोंट डू एनीथिंग, दे डोंट से एनीथिंग जिससे मेरी फीलिंग्स हर्ट हों। और उन्हें भी पता है कि आई डोंट मीन एनी हार्म टू एनी कंट्रीज। और दूसरा, हमेशा ये कहता हूँ, पाकिस्तान इज़ माई मदरलैंड, अमेरिका इज़ माई होमलैंड। आई वांट टू सर्व बोथ ऑफ देम। मैं दोनों से अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करता हूँ। बल्कि हमने देखा लास्ट टाइम जब हम आपके पास आए थे, तेरे को इंडियन एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें उन्होंने आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, एक आपकी शख्सियत का जो पहलू है, शायद वो पाकिस्तान में हर बंदे को नहीं पता, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। इंटरफेथ हार्मनी पे आप यहाँ बड़ा काम करते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। वरना हमारा आमतौर पे होता है, आमतौर पे अनफॉर्चुनेटली, कि अगर हम पाकिस्तानी किसी पोजीशन पे पहुंच भी जाए तो हमारा होता है हमने मुसलमानों और पाकिस्तानियों के लिए काम करना है, किसी और के लिए नहीं करना। देखिए, इस पे मेरी जो ओपिनियन क्या है, अब इस पे मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, मैं मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है, इसको प्लीज़ डोंट होल्ड इट अगेंस्ट मी। मैं ये समझता हूँ, जब आप पैदा होते हैं
मजहब और नाम आपको उसके बाद दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया आप सबके, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। मैंने दुनिया के हर मजहब के बारे में पढ़ा है और मैं क्लैरिफाई हूं उस चीज। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जो हेटरेड को प्रमोट कर रहा हो, जो कत्ल गारत को प्रमोट करे। बल्कि मैं ओपनली ये कहता हूं, अगर दुनिया का कोई मजहब इस चीज को प्रमोट कर रहा है तो आपको चाहिए कि किसी नए रिलीजन की तलाश में निकल जाए। और मैं समझता हूं, देखें, इस्लाम जिसका मतलब ही पीस है, और अगर एक मुसलमान पीसफुल नहीं है तो किस किस्म का मुसलमान है। और तीसरी बात मुझे सबसे ज्यादा, मैं कई दफा इस पे इंसिस्ट करता हूं, मोस्ट ऑफ अस, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, मोस्ट ऑफ अस, हम अपने इस्लाम की फिलॉसफी को नहीं समझते लेकिन रिचुअल्स में फंस चुके हैं। नमाज अकेली इनफ नहीं है जब तक आपका दिल साफ ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश करें कुरान पाक को अगर पढ़ा जाए तो तर्जमे के साथ, नमाज अगर पढ़ी जाए तो आपको उसका मतलब आना चाहिए, तर्जमा आना चाहिए। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने चारों को इस्लामी तालीम दी है। आप कोई आयत उनके सामने रखें कुरान पाक की, वो इंग्लिश में फौरन ट्रांसलेशन कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक आप उसके मानी को नहीं समझते, आप उसकी फिलॉसफी को नहीं समझते, तो मेरे ख्याल में हमें इज्तनाब करना चाहिए। एक दूसरे के मज़हब को टेस्ट करना, एक दूसरे को काफर काफर कहना, ये ज़्यादती है। मेरे ख्याल में हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए और प्यार मोहब्बत। देखें, पीस एंड हार्मनी इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे, और बड़ा इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पाकिस्तान, बल्कि मैं आपको इसके रीज़न बताता हूँ क्वेश्चन कि मैंने चंद दिन पहले 4 जुलाई को पोस्ट लगाई कि गॉड ब्लेस अमेरिका और सारी, तो उन लोगों ने बड़ी तनकीद की कि पाकिस्तान में समझा जाता है ये दुश्मन है और ऐसे हैं। आप थोड़ा सा, क्योंकि आप तो इनमें उठते बैठते हैं ना, आप बताएं कि इन लोगों के पाकिस्तान के बारे में या मुसलमानों के बारे में क्या तासुरात होते हैं। मैं 1-2 बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल क्या होता है? देखें, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे अमेरिकन दोस्त पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक क्रिश्चियन कंट्री में आए हैं। अगर आप इनकी वैल्यू से डिसएग्री करते हैं तो आप यहाँ आए क्यों हैं, नंबर 1। ये मैं भी यही सबसे क्वेश्चन करता हूँ। दूसरा, मेरे अक्सर दोस्त अमेरिकन कहते हैं कि क्या आप हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने आए हैं? आप जहां बैठते हैं आप हलाल हराम को इतना आगे ले जाते हैं, हमारे लाइफस्टाइल को आप इतना क्रिटिसाइज करते हैं, तो व्हाई यू आर हियर टू बिगिन विद? आप सऊदी अरब चले जाएं, उम्रे फ्री करें आप। आपको पता है आपका स्टेटस वहां पे क्या है? रफीक मस्कीन, आप 50 साल भी वहां रहें तो वापस आने के लिए वो एक सर्टिफिकेट देते हैं तो घर चले जाते हैं। आप यहां अमेरिकन सिटीजन भी बनते हैं, आप यहां वोट भी डालते हैं, आप हर चीज एंजॉय करते हैं, लेकिन आप बैड माउथ भी करते हैं, आप इनकी हर चीज को क्रिटिसाइज भी करते हैं। मैं पर्सनली मैं समझता हूं, मैं जब तक इनका नमक खा रहा हूं, मैं नमक हलाली करूंगा, नंबर 1। और जिस दिन अगर मुझे इनसे कोई इशू हुआ, डिसएग्रीमेंट, आई विल लीव दिस कंट्री। देखे ना, और यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं, देखने वाले मेरे कई भाईजान हैं, अगर आपको इनके साथ डिसएग्रीमेंट है तो फ्लाइटें तो उड़ रही है सुबह शाम। आपको किसने कहा कि तुम रहो इतने? तारड़ साहब, मैंने तो इसमें एक बहुत बड़ी ऑफर दे दी थी, लोगों को नाराज हो गए थे। मैंने कहा था जिनको अमेरिका में प्रॉब्लम है ना, पासपोर्ट होल्डर है, आप नेशनलिटी रिवोक करें, वापसी की टिकट भी हाफिज अहमद देगा, पूरी फैमिली की टिकट भी दूंगा, 3 महीने का पाकिस्तान में राशन और घर के किराया भी दूंगा। तो जाते क्यों नहीं वापस? एक मुल्क में रहना भी, वहां की लग्जरीज भी एंजॉय करना, और देखें आपके बहन भाइयों को, फैमिलियों को भी स्पॉन्सर मिल जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, उसके बाद बुरा भला भी कहना, ये हिपोक्रेसी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरा, हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जिस कंट्री के में रहो उससे लॉयल्टी, उसकी वफादारी करो। और मैं खासकर अगर बच्चे देख रहे हैं उनको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, आप किसी कंट्री के अंदर आप तरक्की नहीं कर सकते जब उसकी जमीन से आप बैडली इन लव विद नहीं होते। आपको इस कंट्री सबसे, और मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हाउ टू टेल सेकंड जनरेशन हाउ टू अप्रिशिएट एंड लव अमेरिका। और दूसरा, उनको बताना कि what is democracy 101, what is election 101, not as a Republican, overall मेक श्योर करें कि जहां आप रह रहे हैं आपकी प्रेजेंस फील हो कि यू आर अ पॉजिटिव, यू आर अ गुड सिटीजन। दुख के साथ ये कहूंगा कि न्यूयॉर्क में हमारे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानी हुई, एक सिंगल काउंसिलमैन नहीं है। कांग्रेसमैन होना तो बहुत बड़ी बात है। इथियोपियन बन चुके हैं, सोमालियन बन चुके हैं, और आगे आप देखेंगे बांग्लादेशी भी बन जाएंगे, लेकिन हमारा पाकिस्तानी एक सिंगल कांग्रेसमैन नहीं है। मेरे लिए अफसोस का मुकाम है। मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में 2-3 बच्चे हमारे सेकंड जनरेशन, चाहे फर्स्ट जनरेशन हो, वो कांग्रेस में जाएं,
पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करें, अमेरिका को भी रिप्रेजेंट करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहूँगा लास्ट पे, आप यहाँ पे लोगों को मैसेज दें कि माशाल्लाह आप इतने अरसे से जहाँ हैं, आपके यहाँ पे लाइफस्टाइल सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे बहुत से ऐसे पाकिस्तानी को जानता हूँ, बल्कि कुछ मैंने वीडियोस भी बनाए पे नाराज़ भी हो जाते हैं कि यहाँ पे मिजरेबल लाइफस्टाइल है और पाकिस्तान में 6-6 कनाल की कोठियाँ बनाई जहाँ पे साल के बाद जाके एंजॉय करते हैं। और पूछो तो वो कहते हैं हमारा मुल्क तो वो है ना। अच्छा, उनमें से फिर आधे से ज़्यादा, बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब के बयान में वो अक्सर ये कहते हैं कि जो बाहर वाले प्रॉपर्टी बनाते हैं ना पाकिस्तान में, फिर आधा पैसा उसको छुड़ाने में लगाते हैं। वो कहते हैं जिस मुल्क में रहते हो वहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाओ, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करो। इस बारे में आप टोटली मैं एग्री करूंगा आपसे, टोटली एग्री करूंगा। अब मैं छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। किसी पाकिस्तानी से आप न्यूयॉर्क में पूछ लें कि आपका कौंसलमैन कौन है, किसी को कोई पता नहीं, आपका डेलीगेट कोई पता नहीं। आज अगर मंडी बहाउद्दीन से किसी थाने का मुहर्रर आ जाए, शाम को 300 बंदा इकट्ठा हो जाता है। क्यों, ये भी बता देता हूं। वो कोठियां के कब्जे जिन पिछले जो आप कह रहे हैं, जी बिल्कुल। अब देखें यहां पे चला चला के टैक्सियां, लिमोजिन, कोठी बनानी पीछे, ठीक, फिर उत्थे ही चाचे दे पुत्रा ने कब्जा कर लेना, फिर उत्थे ही थानेदार, थाने ने तो चाहिए कि थाने तो जाके ਤੁਹਾਡਾ कब्जा छुड़ाए। तो और उसकी दूसरी मिसाल मैं कहता हूं, या किसी से पूछे डेमोक्रेट पार्टी का और रिपब्लिकन पार्टी का डिफरेंस क्या है, कोई पता नहीं। हाँ, लेकिन पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, हर शहर में 2-2 उनके चैप्टर बन चुके हैं। सारा दिन एक दूसरे के दस्तों गिरबान है। ज्यादती अगर शौक है तो पाकिस्तान जाके खुशबू लगा के जाओ, सियासत करो वहां पे। यहां पे क्यों कर रहे हो भाई जिहाद करो, वहां जाओ, जाके करो भाई, पाकिस्तान छुड़ाओ, जाके जाओ वहां पे। यहां यूट्यूब पे पैसे बनाने अब तो फैशन है मेरा ख्याल में, दिस इज अ फैशन विच इज नॉट गुड। टेल योर किड्स टू लर्न अबाउट द डेमोक्रेसी हियर। मुझे पता है किसी ने यहां से नहीं जाना, मुझे पीछे हालात बड़े खराब हैं। वो कहते हैं अगे आगे तो पीछे कद, ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ, सिर्फ उन्होंने IT ना सिखाओ। मैं आप सब तो आपकी फसादत, मैं जवान हो रहा था तो हर बच्चा कहता था जी मैं डॉक्टर बनना, क्यों? क्योंकि पैसे सन ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ IT 'ਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਜਰਨਲਿਸਟ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਟਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਟੇ, ਮੈਂ ਆਪ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ कि you are producing strong leaders, make sure you are producing strong lawyers, judges, your presence is felt. This is what I'm continuously preaching my people. थैंक यू वेरी मच साहब। लास्ट में मेरे जहन में एक मैसेज आ गया, पहले वो सुना देता हूँ लोगों को और उसके बाद फिर आपसे भी मैसेज दूंगा। मुझे एक खातून का मैसेज आया, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा हाफिज़ भाई हम साल बाद पाकिस्तान जाते हैं और यहाँ पे हम 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं। पाकिस्तान में हमारी कनाल की कोठी है और मेरा हस्बैंड जो है वो पूरा साल पैसे जोड़ता है, 10-15 हज़ार डॉलर सेव करके वहाँ जाके पूरी ऐशी करते हैं। और हमारे घर में बाज़ दफ़ा बच्चे कहीं आइसक्रीम खाने तो उसके पास आइसक्रीम के पैसे नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में शो ऑफ के होते हैं। मैं सबको यही कहूँगा कि भाई यहाँ पे अगर आपका पाकिस्तान में घर है और यहाँ नहीं है तो ये बड़ा जुल्म है। पहले यहाँ आपका घर होना चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं। बस लास्ट पे आपको अपना मैसेज भी दिया। मैसेज सबसे पहले मैंने पहले भी मैसेज दिया, बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें। इंग्लिश और मैथ इज़ द सीक्रेट। और सबसे बड़ी बात है इन द फ्यूचर, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम दिया जा रहा है सिलिकन कर्टन, मैं दुख के साथ कहूँगा पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। यहाँ पे तवज्जो दें, बच्चे आपके मैथ और इंग्लिश पढ़ें। और एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा बच्चों के हाथों में फ़ोन ना दें, बच्चों के हाथों में iPad ना दें। मैं मुसलसल नोट कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के बच्चे, जो बच्चियाँ खासकर, वो बच्चों को चुप कराने के लिए, जान छुड़ाने के लिए उनको फ़ोन पकड़ा देती हैं, उनको iPad ले देती हैं और वो बेबी सिटिंग का काम करते हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस, इट्स वेरी। कनेक्ट विद दैम, प्ले विद दैम, पार्कों में ले जाएं, स्पोर्ट्स उनको दें और पढ़ने की आदत उनको डालें, कल्चर सिखाएं उनको। सबसे बड़ी बात, आप अपना माजी छुपाते हैं अगर माजी कमतर हो। हमारा तो माजी बहुत ताबनाक है। उनको इस्लाम की तालीम दें, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाएं। पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।